नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत आवेश यानी घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं घर्षण विद्युत और साथ ही साथ आवेश की ध्रुवता और आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सबों को बता दूं कि ये जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं या 25 में देने वाले हैं, यानी कि जो अभी 11th पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम मैंने रखा है परिवर्तन बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मैंने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे मेरे साथी पूछते हैं कि आप यूट्यूब पर फ्री में क्यों पढ़ाते हैं, पेड कोर्स क्यों नहीं चलाते हैं। तो इसका मैंने उत्तर दिया क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, गाँव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गाँव बढ़ेगा इंडिया। और इसी मोटिव के साथ मैंने ये बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पर मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देंगे या वो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? घर्षण विद्युत। तो हम लोग देखते हैं घर्षण विद्युत क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो जब हम दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं, आप भी ऐसे रगड़ करके देख सकते हैं, जब हम लोग दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। और उस ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो ये सारा घटना है, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है तो आवेशित हो जाता है। तो इसका मतलब ये आवेशित होने की जो प्रक्रिया है किसके कारण हुआ है? इस घर्षण के कारण हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि घर्षण विद्युत क्या होता है। तो घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसी को हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। तो देखते हैं घर्षण विद्युत क्या होता है। घर्षण विद्युत जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण विद्युत को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो जो विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, जिसके उत्पन्न होने का कारण, जिस आवेश के उत्पन्न होने के कारण घर्षण है, उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण विद्युत। जब दो वस्तुओं को घर्षण कराई जाती है तो दोनों वस्तुओं में उत्पन्न आवेश की प्रकृति विपरीत तथा परिमाण में समान होती है। जब दो वस्तुओं को घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। एक बात इसको भी ध्यान रखना चाहिए, जो घर्षण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हुई है, दोनों पर आवेश का जो परिमाण होगा सेम होगा। यानी दैट मीन्स अगर दो वस्तुओं को रब किए, जैसे आप हमारे हाथ को समझ सकते हैं, तो इस हैंड पर अगर +2 कूलम आया है तो इस पर -2 कूलम आएगा। दोनों की जो प्रकृति होगी विपरीत होगी, लेकिन परिमाण जो होगा वो सेम होगा। समझ में आया? आपको मैंने बताया था कि फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। तो वह कौन सा गुण है जो ये बताता है कि दो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी आवेशों में विभेद करता है, अंतर बताता है कि प्लस है कि माइनस है। उस गुण को क्या कहते हैं? उसी गुण को कहा जाता है आवेश की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो हम लोग देखते हैं पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आवेश का वह गुण जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, आवेश का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम लोग ये अंतर जान पाते हैं कि वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो वह गुण जिसके कारण आवेशों में विभेद उत्पन्न होता है, जो आवेशों को विभेदित करता है, अंतर बताता है, उसी को हम लोग आवेश की ध्रुवता कहते हैं। तो समझते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है आवेश की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ चार्ज। आवेश की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, अंतर बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ चार्ज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में बनाने का जरूर प्रयास करूँगा और आपको आसान और सरल भाषा में बताने वाला हूँ।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, उससे पहले आप लोग काम करिए, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। उसका उन्होंने आधार ये बताया कि जब हम लोग देखते हैं कि दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे प्लस आवेश और माइनस आवेश, यानी कि प्लस 2 और माइनस के 2, अगर इसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? 0। उसी आधार पर उन्होंने देखा कि जब दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो उसके कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है, फिर उसको एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद उस पर नेट चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है। इसी आधार पर उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो अमेरिका के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं उन्होंने बताया। किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब यहाँ पे समझना है किसी वस्तु पर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यह भी जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो आवेशित होने का मूल कारण जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश के स्थानांतरण के कारण जब दो वस्तुएं हैं वो आवेशित होती है। मतलब अगर किसी बॉडी पर आवेश ले करके आना है, आवेश चाहिए, उस पर चार्ज उत्पन्न करना है, तो आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। यानी कि आवेश उत्पन्न होने का जो मूल कारण है वो इलेक्ट्रॉन है। और शुरुआत में हमने बताया था एम्बर, यानी आवेश की उत्पत्ति जो हुई थी, थेल्स ने जो 600 ईसा पूर्व में शुरू किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एम्बर को ऊन से रगड़ने पर एम्बर धनावेशित होता है, और एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मूल कारण जो है इलेक्ट्रॉन है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो धनावेशित हो जाता है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणावेशित, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो कैसा होगा? ऋणावेशित। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी वो क्या होगा? धनावेशित। यानी कि समझाया जाए तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो जैसे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, इस पर जो चार्ज आ जाएंगे वो प्लस से चार्ज आ जाएगा। ये कैसा आवेशित हो जाएगा? प्लस। अगर कोई वस्तु है, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया किसी तरीक़ा से, तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा? इस पर कैसे चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव। यानी कि जब हम लोग दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा हो गया? ऋणावेशित। और इससे इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो गया? धनावेशित। इस बात को आप समझ जाइए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। उसको आधार यही बताया कि जब दो चीज़ों को, जैसे प्लस और माइनस दो, प्लस 2 और माइनस 2 को जोड़ने पर 0 हो जाता है, उसी तरीक़ा से समान प्रकृति के आवेश, माने मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, उसको घर्षण कराएं, एक पर प्लस 2 कूलम आ गया और एक पर माइनस के 2 कूलम आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो आधार उन्होंने बताया कि दो चीज़ों प्लस और माइनस, यानी प्लस 2 और माइनस 2 को जोड़ने पर 0 हो जा रहा है। उसी आधार पर हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि दो वस्तुओं को घर्षण करा करके फिर जोड़ने पर उस पर नेट चार्ज 0 होता है। हम लोगों ने यहाँ पर एक और बात चर्चा कर लेते हैं कि जब हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो धनावेश, और उसके अंदर आ रहा है तो कैसा हो जा रहा है? ऋणावेशित हो जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो द्रव्यमान होता है। तो क्या किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा? बिल्कुल। जब वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आवेश के जो मात्रक होते हैं, आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक में ईएमयू और ईएससी हो जाता है। इन सबों को हम लोग देखने वाले हैं। ईएससी क्या होता है, ईएमयू क्या होता है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। तो पहले भी बताया गया कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। तो देखते हैं आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? कूलम। और इस कूलम को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? सी के द्वारा सूचित करते हैं। अब आवेश का जो अन्य मात्रक है, आवेश का अन्य मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड।
आवेश का एक अन्य मात्रक जो है वो एम्पियर इंटू सेकेंड। जो आवेश का प्रायोगिक मात्रक है वो एम्पियर इंटू के घंटा है। आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक है वो क्या है? एम्पियर इंटू के घंटा है। आवेश के जो सीजीएस मात्रक होते हैं, जो सीजीएस मात्रक होते हैं वो दो होते हैं। एक हो जाता है ईएसयू और दूसरा हो जाता है ईएमयू। ईएसयू का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत इकाई। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत इकाई, जिसको स्टैट कूलम के नाम से जाना जाता है। और स्टैट कूलम और फ्रैंकलिन दोनों बराबर होता है। आगे हम चल करके समझते हैं कि फ्रैंकलिन क्या होता है और एक स्टैट बराबर कितना कूलम और एक कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में समझें। यहाँ पर ईएमयू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, विद्युत चुंबकीय इकाई, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐप कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि सर जो एक कूलम आवेश होता है वो कितना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि एक कूलम बराबर, तो ये होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। लेकिन यहीं पर अगर एक ESU बराबर कोई पूछ देगा तो एक ESU बराबर 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस के 9 कूलम। कई जगह पर ये आपको ऐसे भी मिल जाता है 1/3 गुणे 10 के पावर 9, क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा इतना कूलम। अब दूसरा चीज हमको समझना है कि जो ये एक स्टैट कूलम है, स्टैट कूलम ये फ्रैंकलिन के बराबर होता है। यानी एक स्टैट कूलम बराबर एक फ्रैंकलिन। तो आप यहां से ये भी समझते हैं एक कूलम बराबर कितना फ्रैंकलिन होगा, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहां से कोई पूछेगा आवेश के जो बहुत सारे मात्रक होते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। फैराडे, ठीक है, फैराडे होता है। अब समझते हैं कि सर एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे, तो एक फैराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलम, और इसको केमिस्ट्री में यूज करते हैं 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। अगर कोई पूछेगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है। इस बात को आप समझिए। अब आपसे कोई पूछेगा जैसे नैनो, माइक्रो, पिको, ये सब आता है, बहुत जगह पर आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर एक नैनो कूलम बराबर क्या होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, तो आप देख लो एक माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6 कूलम। एक नैनो कूलम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 कूलम, माइनस के 9 कूलम। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, नैनो, पिको। अच्छा, अगर यही पर से अगर पूछेगा एक पिको कूलम कितना होगा, एक पिको कूलम बराबर 10 के पावर माइनस के 15 कूलम। यहाँ पे समझना है। अच्छा, अब आवेश जो है, आवेश, तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश जो होता है, तो यहाँ पर हम लोग आगे चल करके निकाल करके देखेंगे, एक कूलम आवेश में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप समझिए। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि जो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और ये जो प्रश्न है कई जगह पर आपको ये मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड आवेश का मात्रक है। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत आवेश का जो है, यहाँ पर विद्युत आवेश या आवेश बोल सकते हैं, विद्युत आवेश का क्या है, प्रायोगिक मात्रक है। सीजीएस मात्रक कितने होते हैं, सीजीएस मात्रक 2 होते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। समय ज़्यादा हो गया है, इसी तरीक़ा से बेहतरीन कल का जो क्लास है वो भी आपका जो क्लास सेम इसी टाइम में आपको अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। आप ऐसा कुछ कमेंट करिए ताकि मेरा मोटिवेशन और हाई हो जाए, और मैं इसी तरीक़ा से आप सबों के लिए मेहनत करते रहूं। तो जय हिंद, जय भारत।